हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी न्यूज़ है चर्चा में रही हैं उन सबको डिस्कस करने के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पहली न्यूज़ से जो इस हफ्ते काफ़ी चर्चा में रही। इस हफ्ते जो काफ़ी चर्चा में रही वो रही है भारत लघु रिएक्टर। ठीक है, भारत लघु रिएक्टर क्या है? असल में केंद्रीय बजट 2024 को प्रस्तुत किया गया है और हमारे वित्त मंत्री ने हमारे भारत के अंदर लघु परमाणु रिएक्टरों को स्टैब्लिश करने यानी उसको स्थापित करने पर जोर दिया है और भविष्य में बहुत सारे लघु परमाणु रिएक्टर को स्टैब्लिश करने की बात हमारे इस बजट में कही गई है। इसी वजह से यह चीज चर्चा में रही है। अब बात आती है कि सर लघु परमाणु रिएक्टर होते क्या है? तो अगर उसको मैं समझने की मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, तीन तरीके के परमाणु रिएक्टर माने जाते हैं। तीन तरीके की उनकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है, उस विद्युत उत्पादन की क्षमता के आधार पर तीन तरीके के परमाणु रिएक्टर्स माने जाते हैं या उनको तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अगर 700 मेगावाट की ताकत यानी 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन की ताकत रखने वाले 700 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन की क्षमता रखने वाले जो रिएक्टर्स होते हैं उन्हें वृहद या कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल परमाणु रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। उन्हें वृहद परमाणु रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। इससे छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनके अंदर 300 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है। तो ऐसे रिएक्टर्स को हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या फिर उन्हें लघु परमाणु रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर इससे छोटे यानी 10 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता वाले रिएक्टर को माइक्रो रिएक्टर की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। आई बात समझ में? तो अब मामला यह हो गया कि हमारे पास ये लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स मौजूद हैं, कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स मौजूद हैं। लगभग अभी भारत में 16 जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी 16 लघु परमाणु रिएक्टर भारत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी हमें और भी ज्यादा रिएक्टर बनाने की जरूरत है। तो ये जो परमाणु रिएक्टर, जो छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं, लघु परमाणु रिएक्टर होते हैं, इनकी खास बात यह होती है कि इनको स्टैब्लिश करना आसान होता है यानी इनका निर्माण करना आसान होता है। और ये एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर कारखाने में या एक पर्टिकुलर एरिया में ये विद्युत की सप्लाई यानी इससे जो विद्युत उत्पादित होती है उसकी सप्लाई वहां पर की जा सकती है और किसी कारखाने को या किसी शहर को या किसी एक पूरे एरिया को इस विद्युत से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों के इस बजट के अंदर इसी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि लघु परमाणु रिएक्टरों पर जोर दिया जा रहा है, इन्हीं के एस्टेब्लिशमेंट पर जोर दिया जा रहा है। भारत में जो अभी मैंने आपको बताया कि 16 परमाणु रिएक्टर ऐसे मौजूद हैं जो लघु परमाणु रिएक्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी क्षमता लगभग 220 मेगावाट के करीब है, 220 मेगावाट के करीब है। और जहां मैंने आपको कैटेगरी में क्या बताया, 300 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता वाले जो रिएक्टर होते हैं उन्हें इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो भारत में जो 16 इकाइयां यहां पे भारत में मौजूद है परमाणु रिएक्टरों की, वो लगभग 220 मेगावाट के विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं। और इसका जो डिजाइन, ठीक है, अभी भारत में और भी जो बनाया जा रहे हैं इस तरीके के लघु परमाणु रिएक्टर, उनका डिजाइन अभी फ्यूचर में और तैयार किया जा रहा है, कैसे उनको बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। ये जो भी रिएक्टर होंगे, लघु परमाणु रिएक्टर जो होंगे फ्यूचर में जो बनाए जाएंगे, ठीक है, ये मोस्टली जो है वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होंगे। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर होते हैं। इसमें होता क्या है, अगर छोटा शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इनके अंदर क्या होता है, एक कोर होता है, ठीक है, इस परमाणु रिएक्टर के अंदर, और एक इनका क्या होता है, बॉयलर होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर होता है। बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कैसे होते हैं। तो एक कोर होता है, एक बॉयलर होता है। बॉयलर के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। ठीक है, पानी भरा होता है, वाटर की सप्लाई होती है, रेगुलर वाटर की सप्लाई होती है, पानी भरा होता है। अब इसमें होता क्या है बच्चों की कोर के अंदर यूरेनियम 235 या इस तरीके का जो फ्यूल होता है यानी ईंधन होता है उसको जलाया जाता है, यानी इसमें नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। जब इस नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है, जब इसमें से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसको यानी इस कोर को, नाभिकीय कोर को इस बॉयलर के साथ एक ट्यूब के जरिए कनेक्ट किया जाता है और इस ट्यूब के अंदर
इस जो ये जो ट्यूब है जो इसको कनेक्ट कर रही है इस कोर को इस बॉयलर के अंदर, ये प्रेशराइज हैवी वाटर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, यानी जिनके अंदर बहुत दबाव के साथ में भारी जल भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? भारी जल, यानी हैवी वाटर भरा होता है। हैवी वाटर का मतलब D2O भरा होता है। तो ये जो भारी जल है इस ट्यूब के अंदर भरा होता है। तो जब कोर के अंदर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है और बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो जब बहुत ज्यादा हीट निकलती है तो इसकी हीट की वजह से ये जो प्रेशराइज हैवी वाटर ट्यूब है ये भी गर्म हो जाती है, ठीक है। अब ये जब प्रेशराइज हैवी वाटर ट्यूब जो गर्म हो जाती है, जिसके अंदर भारी जल भरा हुआ है, हैवी वाटर भरा हुआ है, तो जब ये गर्म होती है तो फाइनली जो है इसका जो कनेक्शन होता है, यानी इस भारी ये जो ट्यूब होता है इसका कनेक्शन इस बॉयलर के अंदर कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि कोर गर्म हुआ, पहले कोर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया हुई, यूरेनियम 235 जला, और जब ये यूरेनियम 235 जला या ये इसमें विखंडन हुआ तो इससे जो ऊर्जा उत्पादित हुई, उस ऊर्जा की वजह से, उसकी हीट की वजह से, उसकी ऊष्मा की वजह से ये जो भारी जल से बनी हुई ट्यूब है ये गर्म हो गई। जब ये गर्म हो गई तो ये इसका जो ये कनेक्शन है, यानी कि ये जो ट्यूब यहां अंदर तक जा रही है, ये ट्यूब भी गर्म हो गई। तो ये गर्म हुआ, ये गर्म होने के साथ फिर ये गर्म हुआ, फिर इसके अंदर जो बॉयलर के अंदर ट्यूब गई है वो गर्म हुई। जब ये गर्म हो जाती है तो इसकी ऊष्मा की वजह से इससे एसोसिएटेड जो पानी होता है, यानी इसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है, ये क्या होने लगता है? पानी गर्म होने लगता है। पानी गर्म होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि पानी बॉयल करने लगता है, पानी बॉयल करने लगता है और इसमें से जलवाष्प निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है इससे? जलवाष्प, यानी पानी किस में बदल जाता है? जलवाष्प में बदल जाता है। और ये जो जलवाष्प है क्या होती है कि टरबाइन पर गिरती है, ठीक है। टरबाइंस लगी होती हैं तो बहुत तेजी से ये जलवाष्प टरबाइन पर गिरती है, और जब ये टरबाइन पर गिरती है तो टरबाइन की क्या होती है? घूमना शुरू कर देती है, और फिर टरबाइन के घूमने से विद्युत उत्पादन हो जाता है। तो बिल्कुल बात मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में एक कोर होता है, एक बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर पानी होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस बॉयलर को इस कोर के साथ एक भारी जल जो यानी D2O से भरी हुई ट्यूब से इसको कनेक्ट कर देते हैं। जब कोर गर्म होता है, भारी जल से भरी हुई ट्यूब गर्म होती है, और ये ट्यूब जो है ये ट्यूब जब गर्म होती है तो इसके संपर्क में आने वाला पानी गर्म होकर जलवाष्प में बदलता है। ये जलवाष्प बहुत तेजी से टरबाइन पर गिरती है, जिससे टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देती है और बिजली का उत्पादन हो जाता है। अच्छा, इसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ट्यूब्स लगाई जाती हैं वो ट्यूब्स के अंदर D2O यानी हैवी वाटर भरा होता है, भारी जल भरा होता है, ठीक है, भारी जल भरा होता है। इसी वजह से इसे प्रेशराइज हैवी वाटर यानी प्रेशर के साथ हैवी वाटर इन ट्यूब्स के अंदर भरा होता है, इसी वजह से इसे प्रेशराइज हैवी वाटर ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। तो मतलब यह है कि भारत में ये जो स्मॉल रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं ये ज्यादातर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे जो कुछ इस तरह से काम करेंगे, और इसका डिजाइन मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बनाया जा रहा है। ऑलरेडी कुछ हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पहले से ही परिचालन में है, और भी इस तरीके के जो छोटे रिएक्टर्स हैं उनको बनाकर हम लोग जो है अपनी विद्युत उत्पादन यानी कि जो ऊर्जा की जरूरत है उनको पूरा करने का काम करेंगे। अभी अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में जो ऊर्जा की जरूरत है उसका मात्र 3% के करीब, 3% का करीब जो है वो परमाणु ऊर्जा से हम लोग उसकी ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से आपूर्ति करते हैं। भारत में जो भी ऊर्जा की आपूर्ति है उसका 3% जो है वो परमाणु ऊर्जा से पूरी की जाती है। बाकी जो है अभी हम इसको और बेहतर करेंगे। इस तरह से जब परमाणु रिएक्टर, छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर, स्मॉल ये परमाणु एटॉमिक रिएक्टर्स बनेंगे तो इससे हमारा जो परसेंटेज होगा परमाणु ऊर्जा का वो बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ 3% परमाणु ऊर्जा की जरूरत हम परमाणु ऊर्जा से कर पा रहे हैं, फ्यूचर में इससे ज्यादा हम कर पाएंगे जब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिएक्टर्स हमारे देश में बनेंगे। तो इसलिए ये न्यूज चर्चा में थी। होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये लघु परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ये चर्चा में रहे। दूसरी चीज जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही है वो है कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, कॉलर आईडी स्पूफिंग का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी के फोन पर
कोई ऐसा नंबर आता है जिससे लगता है कि ये किसी मतलब किसी स्पैम नहीं है, कोई रियल नंबर है, कोई किसी ने मतलब बहुत ज़रूरी वजहों से हो सकता है मुझे फ़ोन किया हो, लेकिन असल में होता यह है कि वो किसी हैकर ने या फिर कोई जो है कह सकते हैं स्पैमर ने आपको कॉल किया होता है। लेकिन उस स्पैमर ने जो कॉल करने की तकनीक होती है उसको कॉल करने की तकनीक इस तरीके से यूज़ की होती है कि आपको जब आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोन है, आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी जानकार का फ़ोन है, आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी करीबी का फ़ोन है, या आपकी किसी कंपनी का फ़ोन है, या आपके किसी बैंक का फ़ोन है। तो आपको ऐसा महसूस होता है, जो आपकी कॉलर आईडी होती है, चाहे आप कोई भी कॉलर आईडी का यूज़ कर लें, तो उसमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर से फ़ोन आ रहा है। और जैसे आप फ़ोन उठाते हो वो आपको या तो जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर कोई मतलब आपसे कोई डिटेल्स लेने की कोशिश करता है, कोई इमरजेंसी क्रिएट करता है और आपसे इसके साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी कर देता है। तो इसे ही बोला जाता है कॉलर आईडी स्पूफिंग। कॉलर आईडी स्पूफिंग का मतलब समझ लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जैसे हम लोगों के फ़ोन में कॉलर आईडी होती है, कॉलर आईडी क्या करती है, फिर से बहुत अच्छे सिंपल से समझ लीजिए कि कॉलर आईडी जो डिटेक्ट करती है तो वो हमें फोन पे बता देती है कि ये स्पैम नंबर है, ये जो है रियल नंबर है, ये आपके जानकार का नंबर है, या आपके करीबी का नंबर है। कॉलर आईडी हमें ये बता देती है। कोई भी कॉलर आईडी जैसे बहुत सारे आप लोग यूज करते हैं तो वो हमें बता देती है। तो आप समझ जाते हैं कि ये मेरे काम का नंबर है तो मैं उठाऊंगा, और अगर मेरे काम का नंबर नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो स्पैमर्स हैं या फिर इस तरीके के जो मतलब इस तरह से ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, या इस तरीके के जो हैकर्स हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं कि स्पैम जो आपकी कॉलर आईडी जो है, आप कॉलर आईडी को भी असल में धोखा दे जा रहे हैं। कॉलर आईडी जो है, जो कॉलर आईडी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी धोखा दे जा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि बिल्कुल जैसे लगता है कि रियल नंबर से, किसी बहुत ओरिजिनल नंबर से, कोई ऐसे नंबर से जिसको आप पहचानते हैं, या कोई ऐसे बैंक के नंबर से, या किसी जो है वो इंपॉर्टेंट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस से, उस तरीके के नंबर से आपके फोन में फोन आता है, और उस फोन से फोन पर आता है तो आपको लगता है भाई मेरे करीबी का नंबर है, आपको लगता है मेरे किसी बैंक का नंबर है, आपको लगता है किसी सरकारी ऑफिस का नंबर है, और आप फोन उठा लेते हैं। फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो चीज आजकल हो रही है, बहुत सारा स्कैम किया जा रहा है, इसे कॉलर आईडी स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। यानी जो कॉलर आईडी का सॉफ्टवेयर आपने अपने फोन में रखा है जिससे कि आपको गलत और सही नंबर का अंदाजा होता है, उसको ये स्पूफ कर जाते हैं। ये जो कॉलर्स होते हैं ये इसको स्पूफ कर जाते हैं, यानी कि इसको बाईपास कर जाते हैं, और आपको फोन उठाने पर मजबूर कर देते हैं। आपको लगता है ये रियल नंबर है, आप फोन उठाते हो, असल में वो किसी स्पैमर का नंबर होता है। तो इसी को कॉलर आईडी स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कॉलर आईडी स्पूफिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है, इसको समझाने का मतलब इसको कैसे आप समझेंगे कि ये कॉलर आईडी स्पूफिंग हो रही है। जब भी आपके पास कोई मैसेज या कोई फोन आएगा किसी स्पूफ नंबर से जिसने कॉलर आईडी स्पूफिंग करी होगी, तो हमेशा उसमें सेंस ऑफ इमरजेंसी होगी। सेंस ऑफ इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आपसे कहेंगे इमीडिएटली आप जो है वो बैंक के ये कागजात जो है वो बैंक में जमा कीजिए, या इमीडिएटली आप जो है इस ओटीपी को बताइए, नहीं तो आपका जो है बैंक अकाउंट खत्म मतलब बंद कर दिया जाएगा। इमीडिएटली मतलब कहीं पर भी आपको इमरजेंसी अगर कोई आपसे फोन पे बात करे या आपको कोई मैसेज भेजे और उसमें इमीडिएटली यानी कि तुरंत इमरजेंसी में कोई बात कहे, तो आप समझ जाइए कि अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा कभी कभी आपके पास जो फोन आते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को कहते हैं कि भाई हमारे भारत सरकार ने ये आपकी आईडी कंफर्म करने के लिए ये किया है, या मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, आपकी जो है आईडी कंफर्म करनी है, आपका नाम ये है, आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ ये है, बाकी जो है आपसे वो पूछने लगेगा। तो कभी भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मतलब प्रूफ कोई मांगने लगे तो बहुत संभल कर उनको आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए। ठीक है, वो दो चीजें आपके बारे में सही बताएंगे, आगे की चीजें जो है आपसे पूछेंगे। जब आपको लगेगा दो चीजें ये मेरे बारे में जानता ही है, तो आगे जो है ये जो बातें बताएगा वो बिल्कुल मतलब ये जो मुझसे पूछ रहा है इसको बता देना चाहिए, और आप उसको बता देते हैं। तो आपसे कोई आइडेंटिटी का कंफर्मेशन मांगे तो आप बिल्कुल सजग हो जाइए। इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड मैसेज अगर आपके पास आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी कंपनी द्वारा भेजे गए हैं, तो भी वो
कॉलर आईडी स्पूफिंग हो सकती है। इसके अलावा अनफेमिलियर नंबर आ रहा है आपके फोन के अंदर, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो आप कॉल ना ही उठाइए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि साइन देते हैं कि कॉलर आईडी स्पूफिंग की जा रही है, और अगर आप फोन उठाते हैं या मैसेज पर रिप्लाई करते हैं तो फिर आप उनके किसी ना किसी स्कैम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलर आईडी स्पूफिंग है जिसका मामला काफी बढ़ रहा है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। फिर इसके बाद तीसरी जो न्यूज आई है वो बहुत ही ज्यादा मतलब डरावनी सी है। वो डरावनी सी ये है कि ब्राजील में एक नए प्रकार का जो है वो बुखार जो है काफी चर्चा में रहा है, जिससे कि कई लोगों की वहां पर मौत हो रही है, ठीक है। अभी तक तो पिछले हफ्ते तक ये था कि 1 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अभी नई कुछ खबरें आ रही हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि लगभग कई लोगों की मौत जो है वो एक स्पेशल, एक विशेष, एक नए टाइप के बुखार से हो रही है, जिसे ओरोपूश बुखार के नाम से जाना जा रहा है। तो ओरोपूश नाम का बुखार है, ये काफी खतरनाक बुखार है और ये ब्राजील में काफी लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ओरोपूश बुखार के बारे में अगर बात करें तो ये जूनोटिक अर्बोवायरल रोग है। जूनोटिक अर्बोवायरल का मतलब होता है, जूनोटिक का मतलब किसी अगर जानवर से फैलने वाला कोई रोग होता है तो उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। जूनोटिक रोग उसे कहा जाता है जब किसी मैंने क्या बताया, किसी जानवर से अगर कोई रोग फैलता है तो उसे जूनोटिक रोग बोलते हैं। और ये अर्बोवायरल रोग है, यानी कि ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। ये एक प्रकार के विशेष वायरस से होता है, ठीक है, विशेष वायरस से होता है जिसे ओरोपूशे वायरस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो स्पेशल, ये जो अभी नया बुखार काफी चर्चा में रहा है, ओरोपूश बुखार, ये जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग का मतलब होता जाता है कि ये जानवरों से फैलता है, या जानवरों से फैलता है, जीवों से फैलता है। और अर्बोवायरल रोग है, यानी वायरस से फैलता है। वायरस का नाम क्या है, ओरोपूशे वायरस। ओरोपूशे वायरस से ये फैलता है, ठीक है। अब ये ओरोपूशे जो वायरस होता है ये किस जानवर से, यानी किस जीव से फैलता है, तो याद रखिएगा, एक तो मच्छर होता है और एक छोटी छोटी मक्खियां होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी मक्खियां होती हैं जिसे मिज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मिज कहते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, अक्सर पानी वगैरह में पाई जाने वाली कई मक्खियों की प्रजाति होती हैं ये, जिन्हें मिज के नाम से जाना जाता है। तो ये या तो मिज से फैलते हैं या क्यूलोकाइड्स या ये मच्छर से फैलते हैं। तो 2 चीजों से ये फैलते हैं, एक मिज से फैलते हैं और एक मच्छर से फैलते हैं। मिज एक छोटी छोटी मक्खियां होती हैं, विशेष प्रकार की मक्खियां होती हैं, और मच्छर, तो मच्छर से और मिज से ये फैलने वाला बुखार है। हाँ, ये मतलब कि अब मान लीजिए कि एक इंसान है, तो उस इंसान को इसने काटा, इस मच्छर ने, तो ये दूसरे इंसान में, ठीक है, इंसान में इसने इसको काटा, इसका खून लिया और फिर उसके बाद दूसरे इंसान को भी जाकर काटा, तो इसका वायरस इसमें चला गया, तो फाइनली ये बुखार इससे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इंसानों से डायरेक्ट इंसान में ये अभी इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये जो ओरोपूश वायरस बुखार है ये इंसानों से डायरेक्ट इंसानों में फैलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो इंसानों से इंसानों में फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन इंसानों से मच्छर में, ठीक है, इंसानों से कहां पर, मच्छर में, और फिर मच्छर से फिर इंसान में फैलने का खतरा इसका बना हुआ होता है। अब इसके सिम्टम की अगर बात की जाए तो इसके लगभग सिम्टम बिल्कुल डेंगू वाले होते हैं। हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसके अलावा बुखार बहुत तेज से आता है, जी मचलाता है, ठीक है, सर में दर्द होता है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो भी सिम्टम डेंगू वाले होते हैं, लगभग डेंगू वाले जो भी सिम्टम होते हैं वो इस ओरोपूश वायरस, ओरोपूश बुखार के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो अभी तक ना इसका कोई ट्रीटमेंट, ना इसकी कोई वैक्सीन, कोई भी कुछ भी नहीं खोजी गई है। तो ये एक तरीके से जब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं खोजा गया है, अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, तो ये अपने आप में काफी खतरनाक बात है। क्योंकि अगर ये किसी को हो जाता है और अगर ये अपने आप से नहीं सही होता, क्योंकि वायरस जो वायरल बुखार होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि अगर एक समय तक इनके सिम्टम को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये अपने आप जो है धीरे धीरे एक उनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो उसका जो वायरस का असर होता है वो धीरे धीरे कम होता है और बॉडी जो है वो
एक समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगर अपने आप ये ठीक नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये इसके लिए, इसके बारे में खतरनाक बात है। तो ओवरऑल ओरोपूज बुखार काफी चर्चा में है इस हफ्ते। तो ये कुछ न्यूज थी जो इस हफ्ते की काफी चर्चा में रही थी। तो वो सारी न्यूज को मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया। होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक जो नई न्यूज है उनके साथ मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।